प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज हमारा कार्यक्रम है 877वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 183वीं शाम है। आज गांधी जी के सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं इस दुनिया के लिए, मानव जीवन के लिए, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये महामानव जिनको आज पूरी दुनिया जिनके सिद्धांतों से अवगत है, उन्हें आत्मसात करने के लिए प्रत्येक अच्छे समाज की इच्छाएं प्रबल रहती हैं उनको जानने के लिए, और जिनके सिद्धांतों पर, जिनके साहित्य पर शोध हुआ है और न जाने कितनी भाषाओं में उनका साहित्य प्रकाशित हुआ है, और देश ही नहीं विदेशों की कई यूनिवर्सिटी में उन पर शोध होता है, और अधिकांश राष्ट्रों में उनकी मूर्तियां हैं, और जाने माने जो राजनेता हैं वो गांधी जी के सिद्धांतों को जरूर अपनाते हैं। यह बात अलग है कि समाज में विपरीत धाराएं भी हैं, लेकिन हमें इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो मानव जीवन के लिए सत्य का संदेश है, प्रेम का संदेश है, अहिंसा का संदेश है, वह कल्याणकारी तो है ही। इसके साथ ही गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो श्रम के लिए प्रेरित करते थे लोगों को, और स्वावलंबन के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, उन्होंने केवल सिद्धांत दिया ही नहीं बल्कि उसको जिया भी। उस वक्त जब देश को एक नेता की जरूरत थी, एक दिशा देने वालों की जरूरत थी, उस समय गांधी जी ने अपनी वकालत छोड़ करके, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके एक संघर्ष की राह को उन्होंने चुना, और पूरे देश के कोने कोने तक उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को जागृत किया, और जहां उनके कदम चल पड़े वहां एक कारवां बनता चला गया। एक पूरे देश में एक वातावरण बना। आज़ादी के लिए लोगों के मन में चाह तो थी, लेकिन हिम्मत की कमी थी। वो हिम्मत जुटाने वाला वो महापुरुष आज राष्ट्रपिता के इस शीर्षक से जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। आज कितने प्रासंगिक हैं, कितने इस जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए आज यह बहुत जरूरी है यह सिद्धांतों को अपनाना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज दुनिया में जगह जगह देशों के बीच में विभिन्न प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, और युद्ध के लिए असीमित सामग्री जुटाई जा रही है, इतना धन खर्च होता है। आखिरकार ये कल्याणकारी भावनाएं अगर जागृत हो जाती, प्रेम का वातावरण, शांति का वातावरण, एकता और भाईचारा का वातावरण, समानता का भाव इस समाज में अगर जागृत हो जाए, तो फिर इनकी क्या जरूरत है। आज देखते हैं तो उग्रवाद है, आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, कई प्रकार के वाद इस समाज को तोड़ते हैं, और राजनीति भी अपने अपने स्तर से लोग सोचते हैं, और इससे पूरे गांव, क्षेत्र,
यहाँ तक कि परिवारों में भी टूटन आ जाती है। ये देखने में आ रहा है वर्तमान में। समाज सेवा का भाव तो लगभग विलुप्त ही हो गया है। आज स्वार्थ पड़ता है और मनुष्य केवल अपने तक ही सीमित है, अपना ही भला चाहता है और समाज के लिए एक दूरदर्शिता की आज आवश्यकता महसूस होती है। तो गांधी जैसा व्यक्तित्व फिर समाज में आना चाहिए, हम ऐसी कामना करते हैं। आज मैं कुछ आप सबका मैं सबको प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे इस पटल पर। ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी रचनाकारों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और गांधी जी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर तिलक राज जोशी जी जुड़े हैं, चंपावत से हैं और मुंबई से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनके साथ श्रीमती चंपा जोशी जी भी अपना आशीर्वाद इस पटल को देती आ रही हैं। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य जी हैं और जीवन भर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। उनके जो शिष्य हैं उन्हें आज सम्मान की दृष्टि से उनको याद करते हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक हैं और बहुत विचारवान और चिंतक, और इस समाज को नई दिशा देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को करीब से समझा है और उनके सिद्धांतों पर उन्होंने जिया भी है अपना जीवन। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद देते हुए कुछ हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सब उनको प्रणाम करता हूं मैं। डॉक्टर तिलक राज जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और सभी से निवेदन करूंगा कि सिद्धांतों पर थोड़ा चर्चा आज हो जाए तो अच्छा लगेगा। स्वागत है। प्रणाम जोशी जी, प्रणाम मंच में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। पूज्य बापू महात्मा गांधी एक ऐसे संत पैदा हुए जिनके विषय में आप जितना गहराई से सोचें, जितना गहराई से चिंतन करें, उतना ही महान व्यक्तित्व उनका सामने प्रकट होते जाता है। वो एक ऐसे सामान्य व्यक्ति रहे कि जिनमें वो सारी कमियां पहले मौजूद थी जो हम मनुष्य में होती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनमें एक बड़ी भारी विशेषता रही कि वह कैसे उन बुराइयों को जीतकर आगे बढ़ते जाए। तो उन्हें अपने जीवन में इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन दिनों शादियां भी जल्दी हो जाती थी और जब महात्मा गांधी जी की शादी हुई उस समय कम उम्र के ही वो थे और कम उम्र की ही उनकी धर्मपत्नी थी कस्तूरबा। तो उनके पिता मृत्युशैया में थे, लेकिन वह उनके पास न बैठकर अपनी पत्नी के पास थे और उनके मृत्यु होने पर ही वे अपने कमरे से बाहर निकले। तो इस पर थोड़ा सा लोगों ने कहा कि कैसा ये पुत्र रहा। तो उनको भी कहीं लगा कि यह क्या बात है, यह कैसा आकर्षण है, यह कैसा पागलपन है कि वह अंतिम समय भी अपने पिता के सामने न बैठकर अपनी पत्नी के साथ थे। तो उस उम्र में ही उन्होंने सोच लिया कि इस पर विजय प्राप्त करना है।
बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मां के रूप में देखने की कोशिश की। मतलब यह कोशिश करते रहे। अब वो, क्योंकि मैंने बताया हमारी मूल प्रवृत्तियां इतनी प्रबल होती है कि उस पर एकदम विजय नहीं पाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि संतान होने के बाद वो उनकी एक स्थिति ऐसी आ गई, अपने में अंकुश करते करते ये स्थिति आ गई कि उसे उन्होंने माँ के रूप में देखने की कोशिश की और माँ की तरह से व्यवहार करने की कोशिश की, तो लास्ट में उनको सफलता भी मिल गई। तो यह उनका व्यक्तिगत, मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति का सामान्य स्तर से इस तरह उठ जाना वास्तव में अद्वितीय है, अद्भुत है। तो ऐसे जितने भी उनमें कमियां थी उन्होंने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की और जीवन पर्यंत किया, क्योंकि वह एक दिन में तो होता नहीं है। अंत तक उन्होंने यह प्रयास किया और इस प्रयास में वह मानव से अति मानव हो गए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि उनका अति मानव होना ही कुछ हद तक हमारे जो राष्ट्र की धारा है जो उस समय चल रही थी उसके लिए लोगों ने अनुकूल नहीं समझा। तो इसी कारण आज भी कई जो युवक हैं उनके अगेंस्ट बात करते हैं और बड़ा दुख होता है कि उन्होंने गांधी के विषय में तो पढ़ा ही नहीं। केवल उनको एक दो बातें मालूम है कि उन्होंने वहां जिस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ उस समय जो कहते थे मेरी लाश में बनेगा, वो यहाँ पर बंगाल में चले गए, बंगाल का हिंदू मुस्लिमों पर अत्याचार है उसे रोकने के लिए चले गए। इस तरह की बातें वो दलील देते हैं, कई इस तरह की दलील देते हैं और उन पर घृणा व्यक्त करते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, उनका एक पक्ष आप ये रखिए, लेकिन पूरा उनको पढ़िए तो सही, उन्होंने क्या क्या किया। जिस व्यक्ति ने अपने सिद्धांत के खातिर अपने लड़के तक को मतलब वो के प्रति पक्षपात न हो ऐसा सोचकर उन्होंने अपने बेटे को, जो बड़ा बेटा था, उसको भी उसकी जो योग्यता थी उसके अनुसार उन्होंने उसको वो जो चीज मिलनी थी, जो इंग्लैंड में जो उसको पद वगैरह मिलना था, वो नहीं दिया, क्योंकि लोग ये न कहे कि पिता ने पुत्र को आगे किया। आज तो देखिएगा हर नेता अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा, अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहा, आज इसमें कोई नैतिकता नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने ये नैतिकता देखी कि भले ही ये योग्य है, भले ही उसके काबिल है, भले ही उसका अधिकार है, लेकिन कहीं लोग ये न कहें कि गांधी ने बात और करता है, काम का और करता है, अपने लड़के को आगे बढ़ाया। तो भले तो उन्होंने इसको लड़के की योग्यता होते हुए भी जो पद वहां उसे मिलना था वो नहीं दिया। इसके कारण लड़का उनके विपरीत भी हो गया, विरुद्ध भी हो गया। और तो अब ये इस आदमी के इस मनोभाव को, इस त्याग को कोई नहीं समझ रहा है। देखिएगा बड़ी बात है, लोग बाग, उनका लड़का तक नहीं समझा कि मेरे पिता ने कितना त्याग किया है, अपने को पूरा ही समर्पित कर दिया समाज के लिए और राजनीति के शुद्धिकरण के लिए, मानवता के विकास के लिए, मानवता को बढ़ाने के लिए। तो वो आदमी निश्चित तौर पर सामान्य धरातल का मनुष्य रहकर मानवता के उच्च श्रेणी में चले गए। तो जहां पर फिर उनको राष्ट्र या देश या जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था कि मानवता का कहीं भी हनन न हो, मानव मनुष्य मनुष्य पर कभी भी घृणा न करे, मनुष्य मनुष्य के लिए अभिशाप न बने। तो ये उनका सारा वो सिद्धांत रहा। तो उनका सिद्धांत आज भी बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि आज जितने भी संसार में झगड़े हो रहे हैं, जितना भी युद्ध हो रहा है, उसके पीछे हमारी संकुचित विचारधारा, संकुचित धारणाएं हैं, संकुचित जातिवाद है, संप्रदायवाद है, इलाकावाद है। और इन्हीं के कारण हमारे सारे विश्व में युद्ध की विभीषिका, कहीं शीत युद्ध हो रहा, कहीं प्रत्यक्ष युद्ध हो रहा। तो ये सारा युद्ध उन्हीं के वजह से चल रहा है। तो आज सबसे बड़ी प्रासंगिकता उनकी यही है कि जो गांधी ने कहा कि हमें
मनुष्य, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारत में शासन कोई करे, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य का, मानवता का हनन न हो। शासक तो कोई होगा ही, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसी बात को लोग नहीं समझ पाए, इसी बात को लोग कहने लगे कि ये राष्ट्रवाद से आगे बढ़ गया, क्योंकि वो तो अति मानव तो हो ही गए थे। तो ऐसा वही कर सकते थे और तो कह नहीं सकते थे। वही सोच सकते थे कि जिससे मानव का हित हो, विश्व का कल्याण हो। और हमारा हमारा जो सनातन धर्म है वह भी यही कहता रहा है। हमेशा हमारे एक से एक उपनिषदों में और वेदों में जो श्लोक हैं वो यही कहते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है, सारा विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह की भावना, इस तरह के मंत्र हमारे वेदों में, उपनिषदों में है। वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। और देखिएगा, वेद और उपनिषदों में मैं शब्द कहीं नहीं है, मैं के लिए नहीं है, वो हम कहते हैं। सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवा, हम साथ साथ खाएं, साथ साथ बढ़े, साथ साथ सब कुछ करें। इस तरह से जितने भी उनमें श्लोक है उसमें मैं शब्द कम है, हम है, हम ऐसा करें, हम ऐसे आगे बढ़े। तो उस हम भावना को उन्होंने जिया, महात्मा गांधी ने उसको जिया। मैं को से ऊपर उठ गए थे, वे बहुत ऊपर उठ गए थे। तो ऐसे व्यक्तित्व का जितने भी उनको पूजा जाए, जितना भी उनको पढ़ाएंगे तो उतना अधिक हम उनको समझ पाएंगे। तो उनके विषय में मैंने 2 कविताएं लिखी थी, मैं इसी संदर्भ में मैं सुनाना चाहूंगा, समय होगा? तो ये एक कविता संग्रह में अभी सुनो की कविता कुछ कहती है। ये मेरे प्रेस में जा गई है, वो शायद आ जाएगी 15-20 दिन में। तो उसमें आई है महात्मा गांधी के विषय में कि उनको क्यों क्या भूल गए, गांधी जी क्या करना भूल गए अतिमानव होने से। तो वो इसके उनके चारित्रिक विशेषता पर लिखे मैंने। महात्मा गांधी, अतिमानव क्या हुए न मोहन, अतिमानव क्या हुए न मोहन, प्रतिपल जय जय करके गांधी। अतिमानव क्या हुए न मोहन, प्रतिपल जय जय करके गांधी। अपने को फिर देव बनाने हो मजबूर गए थे गांधी। अपने को फिर देव बनाने हो मजबूर गए थे गांधी। तो गांधी को गांधी बनाने में हम लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा अतिमानव कहकर उनकी जय जय कर दिया, पूजी बापू कह दिया। तो वो फिर मजबूर हो गए कि वे मानव से ऊपर धरातल में चढ़ जाए। अतिमानवता राजनीति में घातक है भूले थे गांधी। जनता ने भी बना महात्मा किया प्रवर्तन प्रतिदिन आंधी। अतिमानवता राजनीति में घातक है भूले थे गांधी। जनता ने भी बना महात्मा किया प्रवर्तन प्रतिदिन आंधी। अतिमानव बनने से ही तो दानव ने दागी गोली थी। अतिमानव बनने से ही तो दानव ने दागी थी गोली। देश धर्म से ऊपर उठकर मानवता की पूजा की थी। देश धर्म से ऊपर उठकर मानवता की पूजा की थी। रहने देते मानव उनको, रहने देते मानव उनको, पथदर्शक होते गांधी जी। रहने देते मानव उनको, पथदर्शक होते गांधी जी। मानव को संभव तब लगता पथ में चल पाना गांधी की। मानव को तब संभव लगता पथ में चलना गांधी की। देशभक्ति तक सीमित रहकर तब निर्णय लेते गांधी जी। देशभक्ति पर भक्ति तक सीमित रहकर तब निर्णय लेते गांधी जी। उस मानव के तब छाती में गोली चलती क्यों पागल की। उस मानव के तब छाती में गोली चलती
की, पद प्रतिष्ठा गौरव सारे, पद प्रतिष्ठा गौरव सारे, के अधिकारी हैं बलिदानी। जीवन में सत्कर्म महत है, मोहन बने महात्मा गांधी। जीवन में सत्कर्म महत है, मोहन बने महात्मा गांधी। बुद्ध की पूजा छोड़ हमें अब, बुद्ध की पूजा छोड़ हमें अब करना चिंतन दर्शन गांधी। उच्चादर्श चुने हम अपना जीवित कर अपने में गांधी। उच्चादर्श चुने हम अपना जीवित कर अपने में गांधी। तो यह मैंने गांधी पर कविता लिखी है कि किस विडंबना के कारण महात्मा गांधी अतिमानव हो गए, और अतिमानव होने से वह देश धर्म से भी ऊपर उठ गए, राष्ट्र धर्म से भी ऊपर उठकर वह मानव धर्म के अनुयायी हो गए, विश्व धर्म के अनुयायी हो गए। और इसको कुछ जो संकुचित विचारधारा वाले थे, जो ये नहीं चाहते थे कि एक मानव देव बन जाए, उन्होंने उसको छाती में गोली दाग दी। और आज भी ऐसे लोग उस दानव की बड़ी तारीफ करते हैं, तो बड़ा पीड़ा होती है। ये मैं अपने मुझे बड़ा कष्ट होता है कहने में कि मेरे बृहद परिवार में कुछ लोग, मेरे परिवार में भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो उसने बहुत गलत काम किया करके। अब क्या कहूँ, अब मैं उनसे कहता हूँ यार तुम कम से कम गांधी को पढ़ लिया करो, उनके दर्शन को पढ़ लिया करो। अगर तुमने उनके सत्य से मेरा प्रयोग इसी को भी पढ़ लिया हो दिल से, तो शायद आपकी भावना बदलेगी। लेकिन पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, केवल प्रतिक्रिया दे देंगे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये एक छोटी सी कविता मैंने आपको सुनाई। और एक किस्सा याद आ रहा, सॉरी मैं संबोधन नहीं कर पाता हूँ। तो सन 1972 की बात है। तो हमारा पंत नगर में एक झा इंटर कॉलेज में हम लोगों का 15 दिन का प्रशिक्षण चला था बायोलॉजी टीचर का, जीव विज्ञान अध्यापक का। सन 72 की बात है। तो वहाँ बड़े बड़े लंबे बाल थे, शुक्रानंदन पंत की तरह से काफी लंबे बाल थे। तो उन दिनों हिप्पी कट चला था, वो कट मैंने भी अपना दिया। यंग था क्योंकि 72 की बात है, तो ये लगाइएगा कि तो युवक हूँ, 26, 27, 28 साल का। तो मेरे उस बाल को देखकर किसी ने कहा कि आप संगीत सुनाइएगा। अब मेरे को संगीत का तो मैं ऐसे भी ना जानूं। मैंने कहा महाराज मैं नहीं जानता हूँ। तो प्रधानाचार्य तो नाराज हुए ही, उनके लेक्चरर्स भी नाराज हो गए कि कितने प्रधानाचार्य आपसे निवेदन कर रहे हैं और आप लोग बड़े घमंडी हैं, आप कुछ नहीं कहते। तो मैंने कहा ऐसा है, मैंने अभी एक कविता लिखी है, वो सुनाता हूँ। अब कविता भी कैसे लिख पड़ी, वह महात्मा गांधी 2 अक्टूबर मनाना चाह रहे थे। तो मैं उनके कमरे में गया, तो एक आदमी सिगरेट पीते हुए कमरे में गया, टीचर, और उसने वो लास्ट बत्ती होगी, उसने अपना वो सिगरेट का डिब्बा फेंक दिया वहीं पर। तो मैंने उसे उठाया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा यार कम से कम गांधी के मनाने आ रहे हैं तो सिगरेट पीते तो इस कमरे में नहीं आना था। ये तो जरा अपमान जैसा मुझे लगा। तो खैर वो कागज का जो टुकड़ा था वो लिया और उसी में मैंने पेन से एक कविता लिखी। तो मैंने कहा ऐसा उनको बतला दिया कि ये बात ही। मैंने कहा अपने आप नाराज होता है, टीचर होने दे। मैंने कहा हमारे को इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि कम से कम हम महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के लिए कुछ कह रहे तो सिगरेट पीते तो ना है, शराब पीते तो ना है कमरे में। कम से कम ठीक है हम पिए, कोई बात नहीं, अपने घर में पिए, अपने बाजार में पिए, अपने स्टेशन में पिए, लेकिन वो स्थान जहाँ है उसका महत्व तो होना ही चाहिए। ये मैंने कहा। तो खैर उन लोगों को बड़ा फील, जिनको हुआ होगा बुरा लगा, और प्रधानाचार्य को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं कविता सुनाता हूँ। तो खैर उन्होंने अनुमति दे दी। तो वो कविता मैं आपको आज सुना रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को पसंद आएगी, सोचता हूँ। देखेगा कैसी कविता बन पड़ी थी वे। तो कविता है,
माफ कीजिएगा देरी हो गई। कविता है व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की। कविता का शीर्षक है व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की। उसी सिगरेट के कागज में लिखा था मैंने। तो गांधी को गांधी रहने दो, गांधी को गांधी रहने दो, अति मानव होने से रोको। गांधी को गांधी रहने दो, अति मानव होने से रोको। स्थापित कर लो निज भाव में, मत बुत कर लो तुम गांधी को, मत बुत कर लो तुम गांधी को। यदि कर्म नहीं चर्चा होगी, यदि कर्म नहीं चर्चा होगी, उसकी यूं ही पूजा होगी। यदि कर्म नहीं चर्चा होगी, उसकी यूं ही चर्चा होगी। बुत बन जाएगा तब आधी, बुत बन जाएगा तब आधी। व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की, व्यर्थ न हो चर्चा गांधी की। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, पथ में बढ़ लो। कुछ कर्म करो, पथ में बढ़ लो। उस मानव की चर्चा रोको, उस मानव की चर्चा रोको। निज भाव में और कर्मों में परिलक्षित करने को गांधी, निज भाव और कर्मों में परिलक्षित करने गांधी को। यह पूजा होगी गांधी की, उसके बुद्ध की और भावों की। यह पूजा होगी गांधी की, उसके बुद्ध के और भावों की। उस मानव को के मानवता की, देव नहीं लौकिक गांधी की, देव नहीं लौकिक गांधी की। उर्मे स्थापित कर लो गांधी, कुछ करने को बनकर आधी। उर्मे कर लो स्थापित गांधी, कुछ करने को बनकर आधी। करने को पूरी परिपाटी, मत व्यर्थ पुकारो जय गांधी की। गांधी को गांधी रहने दो, अति मानव होने से रोको। स्थापित कर लो निज भाव में, मत बुत कर लो तुम गांधी को, मत बुत कर लो तुम गांधी को। तो धन्यवाद। ये आप लोगों ने मुझे सुना और मैं अभी इसको रोक नहीं पाया, तो आपको जो कविताएं मैंने सुनाई माफ करना, मैंने बहुत समय ले लिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण और ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी। मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। गांधी जी के कुमाऊं में यात्रा का मैं जिक्र करता हूँ आपके सामने। गांधी जी उत्तराखंड में पहली बार 5 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में कुंभ के मेले में आए थे। उसके बाद अगले साल फिर मार्च में हरिद्वार आए, लेकिन उनकी कुमाऊं में जो पहली यात्रा है वो 14 जून 1929 को हुई और दूसरी यात्रा 18 मई 1931 को। मैं संक्षिप्त में इस यात्रा के बारे में बताऊंगा। गांधी जी की जो पहली कुमाऊं यात्रा हुई 14 जून से 4 जुलाई 1929 तक हुई, और ये दौर था जब कलकत्ता में एक अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का उन्होंने समय दिया था। दिसंबर 1928 की बात है, और गांधी जी ने उसके बाद खादी का प्रचार संपूर्ण देश में करने का एक लक्ष्य बनाया और भ्रमण किया। इसी क्रम में अपना स्वास्थ्य सुधार और खादी का प्रचार, ये 2 लक्ष्य लेकर के वो 11 जून 1929 को अहमदाबाद से चले। उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 13 जून को बरेली पहुंचे। 14 जून को सुबह हल्द्वानी होते हुए कुना नैनीताल पहुंचे और 15 जून 1929 को वो भवाली पहुंचे। 16 जून को ताड़ीखेत, 18 से 20 जून तक वो अल्मोड़ा में रहे और 21 जून अल्मोड़ा से कौसानी को उन्होंने प्रस्थान किया। 22 जून कौसानी से बागेश्वर गए और 23 जून को बागेश्वर से वो कौसानी आ गए। 1 जुलाई तक वो कौसानी में प्रवास उन्होंने किया। उसके बाद 2 जुलाई को कौसानी से प्रस्थान किया। 4 जुलाई काशीपुर पहुंच गए शाम को और फिर वहां से दिल्ली चले गए। और इनके साथ उस समय माता कस्तूरबा जी थी, खुर्शीद बहन जो दादा भाई नेरोजी जी की नातिनी थी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, आचार्य कृपलानी जी थे, सुचेता कृपलानी जी थे, श्री देवदास गांधी जी थे और श्री प्रभुदास गांधी जी थे, श्री प्यारीलाल जी थे और उनके बहुत करीब शांतिलाल त्रिवेदी जी थे, आदि लोग, बहुत सारे लोग थे। और इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने 26 स्थानों पर अपने भाषण दिए। विभिन्न अलग अलग स्थानों पर 26 जगह उन्होंने भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों में स्वदेशी और खादी प्रचार, स्वावलंबन की और आत्मशुद्धि की बात उन्होंने की, और समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन पर उन्होंने उनको त्यागने की बात समाज से की उन्होंने। और इस यात्रा के दौरान जो हमारे स्थानीय नेता थे, जिसमें आपके बद्रीदत्त पांडे जी थे, विक्टर मोहन जोशी जी थे, और हमारे गरुड़ के जो कत्यूर घाटी के आदरणीय स्वर्गीय पूजनीय श्री मोहन सिंह मेहता जी थे, और श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, और श्री चिरंजी लाल जी आदि उनके संपर्क में आए उस यात्रा के दौरान। तो ये तो थी उनकी पहली यात्रा। और दूसरी यात्रा जब होती है तो 18 मई से लेकर के 23 मई 1931 तक हुई। वो 18 मई 1931 को गांधी जी शिमला से सीधा नैनीताल पहुंचे, और उनके साथ कई लोग थे, जिनमें श्री महादेव देसाई जी थे, सेठ जमनालाल बजाज जी थे, श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी थे, श्री देवदास गांधी जी आदि लोग थे। इस बार वे गांधी मंदिर ताकुला में रहे, और जब पिछली बार वो आए थे तो उस समय उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था, और 23 मई 1931 को फिर वो उन्होंने काठगोदाम के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार से बापू जी की ये 2 हिमालयी यात्राएं संपन्न हुई। गांधी जी की जो है पर्वतीय अंचल नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर का आगमन, और एक अद्भुत और अविस्मरणीय ये घटना है बापू जी की जो यात्रा है। और थोड़ा मैं जिक्र करूं, जब वो बागेश्वर में यहाँ आए थे तो बापूजी का एक आंदोलन उस समय था, ये जो एक कार्यक्रम था भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर, वो था दरिद्र नारायण, जो खादी कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। तो तब उस क्रम में वो इस पर्वतीय क्षेत्र में आए थे। असहयोग आंदोलन के चरम पर पहुंचने के बाद गांधी जी कुछ कारणों से उसको वापस लेना पड़ा, और उस दौर में बागेश्वर जैसे दूरस्थ अंचल में कुली बेगार जैसे बड़े आंदोलन की अपनी सफलता की पताका फहराई गई थी, और संपूर्ण देश को असहयोग और अवज्ञा की महत्ता को बता रहा था ये कार्यक्रम जो यहाँ पर बागेश्वर में किया गया था, जिसमें कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए गए थे, और सरयू का जल हाथ में लेकर के हमारे यहाँ की जनता ने संकल्प लिया था कि हम कुली बेगार नहीं करेंगे। और इससे पहले हमारे यहाँ के कई नेता जो थे उनसे नागपुर गए थे मिलने के लिए। 1921 की उत्तरायणी के मेले में बागेश्वर आने के लिए उनको शामिल होने के लिए न्योता भी उनको दिया गया था। तब गांधी जी बहुत व्यस्त थे और उसके कारण वो आंदोलन में नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने नेताओं से कहा, यहाँ के नेताओं से, कि बेगार नहीं देना है। तो ये संदेश उनके लिए था। तो कुली बेगार आंदोलन की सफलता जब हो गई तो गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बागेश्वर आने के लिए मन बनाया, और वो आए। इसके लिए विक्टर मोहन जोशी जी ने बहुत प्रयास किया, और तब 1929 में गरुड़ से बागेश्वर के लिए सड़क मार्ग की सुविधा नहीं थी, और 12 मील का ये रास्ता था। आज तो ये
यहाँ कौसानी से गरुड़ 14 किलोमीटर है और गरुड़ से बागेश्वर 23 किलोमीटर है। तो शॉर्टकट रास्ते से ये 12 मील होता होगा जो जिक्र हो उसका हुआ है। तो इनको ज़्यादातर ये चल के आए और बीच बीच में कहीं पर डोली में इनको ले जाया गया। और वो इस जो क्रांति की जो धरती है इसको नमन करने के लिए और और जो विदेशी सत्ता के साथ असहयोग करने की जो क्षमता पैदा करने वाली जो ये भूमि थी, इसको स्पर्श करने के लिए, उसको छूने के लिए गांधी जी का मन था। तो इस वृत्तांत को लिखने वाले जो शांति लाल त्रिवेदी जी थे, उन्होंने अपने लेख में इस बात को उद्धृत किया है। वो चलते जा रहे थे, वो उसके उन बातों को शांति लाल त्रिवेदी जी उसको लिख रहे थे। तो ये 22 जून शनिवार था उस दिन 1929 को कौसानी से ही बागेश्वर को चले हैं और बापूजी के साथ वहाँ सुबह प्रार्थना करी गई। उन्होंने लिखा कि आज बागेश्वर जाने का कार्यक्रम है और बापू के साथ वो मोटर में बैठे और गरुड़ बैजनाथ से बापू डोली में बैठे और छतरी से छाया करते हुए वो सांस सांस चलते रहे, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। तो रास्ते भर में सौराष्ट्र की पुरानी बात और अल्मोड़ा के कार्यकर्ताओं के बारे में विषय में बातचीत गांधी जी से होती रही और वो कहीं रास्ते में अपनी लट्ठी लेकर के पैदल चलते रहे और वो पैदल चलना तो पसंद करते थे और जब थक जाते थे तो डोली में बैठ जाते थे और बागेश्वर के डांग बंगले में 12 बजे दिन में वो पहुंचे और बापूजी ने स्नान किया और उसके बाद भोजन की तैयारी हुई और फिर त्रिवेदी जी कहते हैं कि फिर हम वो सरयू में गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और बापूजी के कपड़ों को धो करके उन्होंने नहाया, ऐसा त्रिवेदी जी लिखते हैं। और बागेश्वर में गर्मी खूब थी, उस दिन भी गर्मी थी। बापू को 2 घंटे तक हवा फटकाते रहा, ये भी उन्होंने लिखा, गर्मी बहुत थी। और बापूजी को फिर स्वराज मंदिर की भूमि जहाँ पर स्थान चयनित होगा तो उस मीटिंग करने के लिए ले गए और बापूजी की जो लाठी थी उसकी कहानी बन गई, ऐसा लिखते हैं। और मीटिंग के बाद स्वराज मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया और बापूजी को खाने के लिए गेहूं भिगा करके दिए गए और उसमें बादाम के 4 दाने मिला करके पीस करके दिए जाते थे और कुछ कच्ची सब्जी और कुछ फल आदि उसमें सम्मिलित थे। तो बापू भोजन करते समय परिवार के पिता की तरह कुछ व्यक्तिगत बात पूछने लगे। पूछते थे कि खर्च कितना करते हो, कर्जा तो नहीं हुआ, इस तरह की बात है। और कैलाश यात्रा आदि अनेक बातों पर वो चर्चा करते रहे, ऐसा त्रिवेदी जी लिखते हैं। प्रार्थना नियम पूर्वक 7 बजे सरयू जो नदी है उसके सामने शुरू हुई और डाक बंगले के बरामदे में बापू के लिए गद्दी बिछाई गई थी। काफी जनता प्रार्थना में उपस्थित थी। शांत गंभीर आध्यात्मिक वातावरण बन गया था और प्रार्थना के बाद एक माई ने बापू की आरती भक्ति पूर्वक निकाली, ये वो लिखते हैं। और गांधी जी 12 तारीख को बागेश्वर पहुंचे थे। स्वागत प्रबंध लाला राम जी, जीवनलाल जी और देवकी नंदन पांडे जी ने किया। बाजार सजी हुई थी, अपूर्व जुलूस निकला। एक क्षणिक सभा पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने करी जिसमें 300 से ज़्यादा चंदा इकट्ठा हुआ।
शाम को 5 बजे महात्मा जी की सभा हुई। 5,000 से ज़्यादा उपस्थिति थी। राजसी मंच था। महात्मा जी का उपदेश, पूरा भाषण के अंत में 600 रुपये की थैली अर्पण करी गई। उसके बाद महात्मा जी के कर कमलों द्वारा स्वराज्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। श्री मोहन जोशी जी ने एक भाषण दिया और 23 जून रविवार 1929 ज्येष्ठ वदी एक रविवार बागेश्वर से बापू की विदाई हुई और पूज्य बापू के साथ प्रातःकालीन प्रार्थना हुई। बापू को नाश्ता कराते समय अनेक विषयों पर वार्तालाप करते रहे। त्रिवेदी जी ऐसा लिखते हैं, कर्तव्य करने से ज़्यादा अच्छा है कि बापू जी के साथ रहना अच्छा है, ऐसा त्रिवेदी जी लिखते हैं कि ये बात उन्होंने कही और बापू जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करके फिर प्रस्थान हुआ। बागनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद वो आगे बढ़े। खूब जोरों से बरखा होने लगी और मदन लाल शाह जी यात्रा के विषय में विस्तार से लिखा है उन्होंने कि स्वर्गीय विक्टर मोहन जोशी जी के प्रयास से महात्मा गांधी जी 22 जून 1929 को बागेश्वर आए। उस समय गरुड़ तक गाड़ी की सड़क होने के कारण 20 मील का पैदल रास्ता उसमें आए। और इसके आगे ही जो लिखते हैं, श्री जोशी जी महात्मा के लिए इतना अनुराग था कि डोली में महात्मा को लाया जा रहा था, उसमें ये खुद ही कांधा लगाए हुए थे और बापू को शायद विश्राम की आवश्यकता थी। रवाई खाल एक जगह आती है, रवाई खाल में विश्राम के बाद फिर वो डोली में बैठ गए और जगह जगह पर ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे। जहां आजकल बागेश्वर में थाना है, उस स्थान पर बागेश्वर निवासियों ने युग पुरुष का स्वागत किया। सन 21 का कुली बेगा उतार आंदोलन की सफलतापूर्वक पूर्णाहुति के बाद बागेश्वर के लिए बापू का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी और बागेश्वर के नवयुवक और स्वतंत्रता सैनिक बापू के आने का समाचार से बड़े खुश थे। और स्वतंत्रता सेनानी जो अब स्वर्गीय श्री श्यामलाल शाह जी ने उनकी आने की व्यवस्था कर रखी थी और नवयुवकों को अलग से व्यवस्थाओं का दायित्व भी उन्हें दिया गया था और वो बिल्कुल यंत्रवत काम कर रहे थे। और जब बापू की डोली चौक बाजार के पास पीपल के पेड़ के सामने पहुंची तो एक ग्रामीण महिला उनकी डोली के आगे आ गई और डोली रोक दी और उनकी पूजा करने के लिए आगे बढ़ गई। महात्मा गांधी जी ने उस महिला को रोका और कहा कि मैं पूजा नहीं करवाता। उस महिला ने कहा कि उन्होंने उनका व्रत लिया है और अब उद्यापन करना चाहती है। फिर मुस्कुरा करके महात्मा जी ने स्वीकृति दे दी और उस महिला ने उनकी आरती उतारी और वंदना करी। महात्मा जी का स्वागत के लिए निवासियों ने बंधनवार बनाए थे और महिलाएं जगह जगह उन पर फूल बरसा रही थी, उनका स्वागत कर रही थी और महात्मा जी डांग बंगले में रुके। उन दिनों महात्मा जी गेहूं पीस कर उसके घोल में शहद मिला करके खाने का प्रयोग कर रहे थे और साथ में उबली हुई सब्जी खाते थे। डांग बंगले में नहा करके खाने के बाद वो सो गए और सभा के समय 2 बजे दिन में समय रखा था। ठीक 2 बजे महात्मा जी अपने कमरे से बाहर निकले और पूछने लगे कि सभा स्थल कहाँ है। इस पर हलचल मच गया क्योंकि कार्यकर्ता विश्राम आराम कर रहे थे और उनको ये आशा नहीं थी कि महात्मा जी समय के इतने पाबंद होंगे। कैसे भी महात्मा जी को समझाया गया
और उनको कहा गया भी इतनी धूप हो रही है, अभी सभा करना ठीक नहीं है। तो फिर 4 बजे शाम को महात्मा जी सभा स्थल पर नुमाइश खेत में के लिए आगे बढ़े। और उस समय आकाश में बादल लगे थे, कुछ बूंदाबांदी भी होने लगी थी। और बागेश्वर की जून की तपती हुई धूप में आकाश की कृपा वहाँ के निवासियों के लिए एक सुखद आश्चर्य के कारण बढ़ गई थी। और सभा स्थल के ठीक सामने कुछ दूरी पर तिरंगा ध्वज लगा हुआ था। महात्मा जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वज और मंच के बीच में एक रास्ता बनाया गया था और एक तरफ महिलाएं, दूसरी तरफ पुरुष बैठने की व्यवस्था थी। और मंच ऊंचा बनाया गया था और बापूजी की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कुमाऊं केशरी बद्रीदत्त पांडे जी कर रहे थे। महात्मा जी करीब 20 मिनट बोले। उन्होंने हरिजनोद्धार, अहिंसा का महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि दृढ़ निश्चय के बिना स्वराज्य प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यही बात सुनने के लिए वहाँ के जो स्वतंत्रता सैनिक थे वह सुनने के लिए आतुर थे। बहुतों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन की आहुति दे दी थी इस बात पर। अंत में महात्मा जी ने दरिद्र नारायण के लिए चंदा मांगा और महिलाओं ने सोना, चांदी और जेवर दे दिया। कुछ निवासियों ने सामूहिक चंदा दिया और महात्मा जी ने कुछ वस्तुओं को वहीं सभा पर नीलाम भी कर दिया। और सभा स्थल में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई। श्री आनंद लाल शाह बिना सफ़ेद टोपी पहने वहाँ खड़े थे। बद्रीदत्त पांडे वहाँ महात्मा जी के साथ थे। उन्होंने श्री शाह जी से कहा कि बिना सफ़ेद टोपी पहने यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पर महात्मा जी ने पांडे जी हैं उनसे कहा कि ऐसे मत रोकिए, टोपी पहनने से कोई कांग्रेसी नहीं हो जाता। तो महात्मा जी की अंतर्दृष्टि बाहर के आडंबरों और प्रतीकों से काफ़ी आगे थी। तो उन्होंने उनको रोका कि ऐसा मत कहिए। सभा के बाद फिर विक्टर मोहन जोशी, जिन्होंने महात्मा जिसे इचाई समाज के एक उत्कृष्टतम फूल, एक पुष्प कहा था महात्मा जी ने उनके लिए, वो स्वराज मंदिर की नींव महात्मा जी के कर कमलों से सभा स्थल के नज़दीक ही उन्होंने डलवाई। और इसके बाद बापू डाक बंगला लौट आए। शाम को वे बरामदे में प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जिसमें सभी प्रमुख नगरवासी भी उपस्थित थे। क्षेत्र की जनता भी वहाँ पर उपस्थित थी। तो वो महात्मा जी के मन को परख रही थी। बागेश्वर में महात्मा जी प्रसन्नचित्त थे, बहुत खुश थे। और जो कुछ थोड़ी धनराशि उनको भेंट की गई थी उससे वो संतुष्ट थे। हालांकि उनके साथी कौसानी से श्री शांतिलाल त्रिवेदी, श्री बद्रीदत्त पांडे जी, श्री देवदास गांधी जी, श्री देवकीनंदन पांडे जी और मोहन जोशी आदि थे। लेकिन वहाँ बा नहीं आ पाई थी और बा को न ला पाने का मलाल महात्मा जी को हुआ। रात को विश्राम करने के बाद दूसरे दिन डोली में बैठकर बाजार होते हुए महात्मा जी कौसानी लौट आए। चौक बाजार में पीपल के पेड़ के पास बागेश्वर निवासियों ने आत्मविभोर और उपकृत होकर के बापूजी को विदाई दी। इस यात्रा में जिला मुख्यालय से लागी बोर गांव अमसरकोट निवासी श्री जीत सिंह टंगड़िया जी ने उनके खुद ही पैरों से चलाई जाने वाली एक चरखा उन्होंने भेंट किया। तब गांधी जी ने उनके इस आविष्कार को स्वीकार करते हुए और बड़े खुश हो गए। तो इस चरखे को वो महाराष्ट्र ले गए यहाँ से और उन्होंने
पुणे से विक्टर मोहन जोशी जी को एक चिट्ठी लिखी और अपनी चिट्ठी में उन्होंने जीत सिंह टंगड़िया जी के चरखे को बागेश्वरी चरखा नाम दिया। इसके बाद बागेश्वरी चरखा की मांग खूब बढ़ गई थी। तो इस तरह से इस चरखे का बहुत प्रयोग हुआ समाज में। तो यह यात्रा थी गांधी जी की, जो बागेश्वर में उनका यहाँ पर आगमन हुआ। और जागरण.com में चंद्रशेखर द्विवेदी लिखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने चरखे से देश में स्वदेशी वस्त्रों की अलग जगाई। तो ये काम पहाड़ में बागेश्वरी चरखा ने किया और गांधी जी ने स्वदेशी अपनाव की प्रेरणा से पहाड़ी भूभाग में ऊन की कताई बुनाई का व्यापक तरीके से काम होने लग गया था। लेकिन तब लोग हाथ से ही इस काम को करते थे। और 1925 में बागेश्वरी चरखा का निर्माण जिला मुख्यालय से लगे बोरगांव अमसरकोट के निवासी जीत सिंह टंगड़िया ने किया। उस वक्त तक पहाड़ में ऊन की कताई बुताई के लिए दूसरा साधन नहीं था। तब हाथ से चलने वाले परंपरागत तकनीकी कताई बनाई हुआ करती थी और जिसमें बहुत समय लग जाता था। उस समय कताई बुनाई का साधन नहीं था और तब जी सिंह टंगड़िया ने पैरों से चलने वाले इस बागेश्वरी चरखे का आविष्कार किया। यह चरखा पूरे पहाड़ पर धूम मचा दिया, जिसमें ऊन काटना बहुत आसान हो गया। एक समय में ही इस चरखे से काफ़ी ऊन की कताई हो जाती थी। हालांकि धीरे धीरे बागेश्वरी चरखा आज अतीत का हिस्सा बन गया है। तो यह जागरण.com में चंद्रशेखर द्विवेदी जी का लेख है। तो यह पूरा जो संदर्भ था गांधी जी का हमारे इस कुमाऊं में, उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में, और आपने सुना होगा कि किस तरह से लोगों की भावनाएं उस महापुरुष के प्रति थी, किस प्रकार से आस्थाएं थी और किस प्रकार से उनके अंदर एक जोश था, पैदा हो गया था। और उस व्यक्ति के आने से कितने लोग यहाँ पर देशभक्ति से भर गए थे। तो ये सारी चीज़ें इस लेख से हमें थोड़ा पता लगती हैं। तो आज यह दिन है बाबूजी को याद करने का और जीवन पूरा पड़ा है उनके आदर्शों को अपनाने का। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि समय हो गया है। तो किसी के मन में कोई बात उठ रही हो कि जो रह गई है, भारती दीदी शायद कुछ कहना चाहती है। बहुत अभिनंदन। मोहन जी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। भारती दीदी आप बोलो, उसका दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। मेरा 1 मिनट लगेगा। गांधी जी के बारे में बहुत सारी कविताएं सुनी है, बहुत सारे उनके कर्मयोग के बारे में सुनी। तो एक कविता मैं जब गुजरात में थी तो एक कोई अभी याद आ रहा, शर्मा जी थे कोई, उन्होंने जो कविता लिखी थी तो उन्होंने उनको कृष्ण के साथ कंपेयर करके उनको लिखा था कि कृष्ण तो कर्मयोगी थे, इनके नाम के आगे कर्मचंद था। और इस तरह से जो उन्होंने युद्ध किया उसमें और इनका भी एक बड़ा भारी युद्ध था जो इन्होंने अहिंसा से किया। तो विजय दोनों तरफ से आई, चाहे किसी मतलब भाई भाव मुझे याद आ रहे हैं, मतलब कविता मुझे याद नहीं है। तो वो कविता मतलब मैं बिल्कुल निराली और बिल्कुल सबसे अलग थी, क्योंकि उनके विषय में जो कविताएं लिखी है उनकी, और ये जो कंपेयरिंग वाली कविता थी बहुत अच्छी थी। कहीं मिल जाए तो कभी सुनेंगे या बताएंगे। तो मेरा यही कहना था। और उनके स्वच्छता आंदोलन से तो मैं अभी घर में सफाई उसी वजह से ही करती हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद। वो कौसानी में रुके यहाँ पर। तो अन्य मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत, अभिनंदन। तिलक दाजू ने महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, उन्होंने सारा वृत्तांत, सारी बातें उन्होंने बता दी है। और मोहन जोशी जी ने उत्तराखंड में गांधी जी का पदार्पण और उनके जो कुछ उन्होंने उत्साहित किया वहां के लोगों को, वो भी आपने बता दिया है। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हम बचपन में एक कविता पढ़ते थे, हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग के न्यारे बापू, थे ताकत के पुतले पतले बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू। उसके बाद गांधी जी का जो एक सत्य की खोज हमने अपनी उसमें हाई स्कूल में पढ़ी थी, उसमें एक दो लाइन याद है कि हिमालय पर वही चढ़ सकता है तो हिमालय पर चढ़ने के नियम जानता है।
इसके बाद मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। इतनी बढ़िया लाइन लिखी है जिस कवि ने, वो बहुत अच्छी है। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना डाल। 2 लाइन बोलूंगा, ज्यादा लंबी बहुत टाइम हो जाएगा। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। आदि में भी जलती रही गाधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ये कविता पूरी मेरे पास है, पर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 1-2 लाइनें सुनाना चाह रही हूँ। स्वागत दीदी, स्वागत। आगे है? स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम आपको। अच्छा, और मोहन कीर्ति पटेल पर सभी को प्रणाम। और आज गांधी जी की पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि के रूप में मैं 4 लाइनें मैंने ये 2 अक्टूबर 2014 को सुनी थी, जो मैंने लिखी थी और मैं सुनाना चाह रही हूँ। गांधी के भगत बनो रसिया, गांधी के भगत बनो रसिया, गांधी के देश प्रेम की होरी खेलो, देश प्रेम की होरी खेलो, स्वदेशी रंग डालो रसिया, गांधी के स्वदेशी रंग डालो रसिया, गांधी के भगत बनो रसिया, गांधी के छुआछूत को जड़ से उखाड़ो, छुआछूत को जड़ से उखाड़ो, बैठो मिलकर सभी खटिया, गांधी के बैठो मिलकर सभी खटिया, गांधी के भगत बनो रसिया, गांधी के भारत वर्ष के सभी पूत हैं, भारत वर्ष के सभी पूत हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई घटिया, गांधी के ना कोई ऊंचा ना कोई घटिया, गांधी के भगत बनो रसिया, गांधी के। गांधी जी को मेरी यही श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारती बेड़ा और शोभा बेड़ा दूल बहुत बल बात बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यह उनके आश्रम में गाया जाने वाला गीत। और एक वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे। यह गीत जो है उनके जो कस्तूरबा निकेतन था, साबरमती आश्रम में यह गीत गाया जाता था और एक चेतना जागृत करने का केंद्र था। तो वो अद्भुत विलक्षण शक्ति थी जो इस पूरे राष्ट्र को एक कर गई और युगों तक बापूजी का नाम अमर रहेगा। इस विभूति को मैं प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने वाह, स्वागत है बेटा। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ गांधी की। गांधी अपने डंडे से अंग्रेज भगाते हैं और वो हमें आजादी देते
स्पष्टता कर रहा हूँ, आजकल हमारे गांव में, हमारे गाँव में गांधी जी के बारे में कोई जानने नहीं केले उनके केले प्रचार 2 अक्टूबर ले मनोनी सब कुछ करे, लेकिन गांधी जी के बारे में कोई पूर्ण वृत्तांत बढ़ू नहीं। जैसे हमारा तिलक दाजी ने बता, और जैसे आपको मोहन जोशी ने बता, एक इस कव है वहाँ सुन रहा, 1 मिनट, इस कव है तो एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर को 2 अक्टूबर मनाना चाहिए सब, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर में एक इंस्पेक्टर को हुआ, उनको यार गांधी जी के बारे में क्या क्या जानते हैं बच्चे, पूछता हूँ। एक लौड़े पूछा, और बता गांधी जी हमारे बापूजी पूरा नाम क्या जी? बताइए क्या जवाब दे। गांधी जी का पूरा नाम बापू आसाराम संत था, वो गलत चरित्र के कारण जेल में भेजे गए। अब बताइए ये प्रचार हो रहा हुआ गांधी जी का। धन्यवाद। क्या बात है। तो आसाराम निराशाराम ये तो लेकिन बापू बापू हैं, ये और आज नहीं तो कल वो बच्चे जानेंगे। जीवन में कई घटनाएं हैं जो ज्ञान देती हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जनता को शायद मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और मैंने बिल्कुल आज तिलक दाजी के सामने जिस समय आए थे उस समय चूड़ा में देर हो गई थी। आप दोनों का सुना, और बापू को तो खैर बहुत याद भी आपने इस पटल से किया, और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपने दी। मैं बिल्कुल तटस्थ होके बिल्कुल सुन रहा था। और चलिए प्रणाम करता हूँ पूरे पटल को। और आज तिलक दाजी और दीदी चंपा को देखा तो बहुत खुश हुआ, और वो दोनों मूर्तियां हमें आशीर्वाद देने आई, और दीदी लोगों की सबकी उपस्थिति थी। चलिए मोहनदा, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, और इसलिए मैं धृष्टता नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी जानकारी है आप लोगों ने सब दी है, इसलिए प्रणाम करता हूँ आप सबको। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम है, स्वास्थ्य ठीक है चंपा दीदी? जय हिंद, जय उत्तराखंड। और ठीक है, ठीक है, चलिए प्रभु कृपा है। चलिए आप दोनों दिखाई देते तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों